यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। तो आपका हिंदी का मॉडल पेपर है, यानी कि साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर है, जो आपके 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा पेपर हूबहू आपका ऐसा ही एग्ज़ाम में आने वाला है। तो बच्चों, आपको मैं बता दूं, आपको समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट, लेकिन 15 मिनट सिर्फ आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा। निर्देश की बात करें तो सामान्य निर्देश में है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम खंड का की बात करेंगे, जिसमें आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए, सदल मिश्र की रचना है। पहला प्रश्न है आपका, सदल मिश्र की रचना है। तो क्या भारत दुर्दशा है, नास्केतोपाख्यान है, बेताल पच्चीसी है, या फिर सुख सागर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत दुर्दशा। सदल मिश्र की रचना है भारत दुर्दशा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। क्या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं, भगवत सरल उपाध्याय हैं, वासुदेव सरल अग्रवाल हैं, या फिर रामधारी सिंह दिनकर हैं? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है बच्चों, हरिशंकर परसाई की रचना है। हरिशंकर परसाई की रचना है। तो कालिदास की निरंकुशता है, रानी नागफनी की कहानी है, विचार विमर्श है, रसक रंजन है। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? तो बिल्कुल गा वाले का दूसरा सही हो जाएगा, रानी नागफनी की कहानी। अगला प्रश्न है, वोल्गा से गंगा रचना है। क्या राहुल सांकृत्यायन की है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की, या प्रताप नारायण मिश्र की है? तो वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन की रचना है। अंगवाला देखेंगे, आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? रेखा चित्र है, संस्मरण है, डायरी है, या फिर यात्रा वृतांत है? तो आखिरी चट्टान जो है यात्रा वृतांत है। ठीक है। दूसरे का प्रश्न देखेंगे, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। तो जयशंकर प्रसाद। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्रचलित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकायतन के कवि हैं। लोकायतन के कवि हैं, क्या निराला जी हैं, महादेवी वर्मा है, रामधारी सिंह दिनकर है, या सुमित्रा नंदन पंत है? तो लोकायतन के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गा वाला है, संसद से सड़क तक रचना है। संसद से सड़क तक रचना है। तो मुक्ति बोध की है, नागार्जुन की है, आज्ञे की है, या फिर धूमिल की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा धूमिल। संसद से सड़क तक की रचना है धूमिल की। घा वाला प्रश्न है, छायावाद के कवि नहीं है। क्या सुमित्रा नंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो छायावाद के कवि नहीं हैं। तो मैं आपको बता दूं, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ये सब छायावाद के कवि हैं, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी छायावाद के कवि नहीं हैं। अंगवाला है, वीर गाथा काल के कवि हैं। वीर गाथा काल के कवि हैं। क्या महाकवि भूषण है, केशवदास हैं, चंद्रवरदाई हैं, या छत्रसाल है? तो बिल्कुल वीर गाथा काल के जो कवि हैं वो चंद्रवरदाई हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए, तीसरा प्रश्न जो आपका आता है बच्चों, गद्यांश पर आधारित प्रश्न होता है। इसमें आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस प्रकार आपको 10 नंबर यहाँ से मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हम पहला गद्यांश पढ़ेंगे, और गद्यांश में भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। अगर आपको पहला गद्यांश नहीं आता है तो दूसरा 2 गद्यांश में से एक गद्यांश आपको करना होगा, और वो 10 नंबर का होगा। यह प्रमाण भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र पर चिरजीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति है अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, ये गद्यांश पढ़कर आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम बताना है। ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका यही है बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। तो उपयुक्त पाठ जो है वो राष्ट्र का स्वरूप से ये गद्यांश लिया गया है, और इसके लेखक है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो उपर्युक्त यहाँ पे जो आपके पास गद्यांश है, उसमें ये जो रेखांकित शब्द हैं इनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि जो लोग पृथ्वी को अपनी माँ के रूप में स्वीकार करते हैं, केवल वही लोग उसकी सभी भौतिक और
प्राकृतिक संपदाओं का लाभ पाने का अधिकार रखते हैं। माँ के प्रति स्नेह और सेवा करना पुत्र का प्राकृतिक कर्तव्य होता है। यह एक ऐसा धर्म है जिसे बिना किसी स्वार्थ के निभाना चाहिए। अगर कोई पुत्र स्वार्थ के लिए अपनी माँ से प्रेम करता है तो यह उसकी नैतिक गिरावट को दर्शाता है। तीसरा है, पृथ्वी के साथ किस प्रकार का संबंध रखना चाहिए। तो पृथ्वी के साथ माता और पुत्र का संबंध रखना चाहिए। यह संबंध प्रेम, आदर और सेवा से भरा होना चाहिए। चौथा है, राष्ट्र का भवन किस पर आधारित होता है। तो राष्ट्र का भवन उस दृढ़ भित्ति, मजबूत आधार पर आधारित होता है जो भूमि और जन के बीच के प्रेम और समर्पण के रिश्ते से बनती है। पांचवा है, राष्ट्र के प्रति जन का कर्तव्य क्या है। तो राष्ट्र के प्रति जन का कर्तव्य है कि वह अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम और सेवा भाव रखे, उसे अपने स्वार्थ से ऊपर रखे और उसके संरक्षण और समृद्धि के लिए कार्य करे। अथवा में आपका जो है यहाँ पे अथवा में गद्यांश है, भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी। असल में मार मदन का भी नामांतर है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया। पर न जाने कब यक्षों के वज्रपाणि नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। फिर वज्रयायन का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। त्रिरत्नों से मदन देवता ने आसन पाया। वह एक अजीब आंधी थी। इसमें बौद्ध बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए। उन दिनों श्री सुंदरी साधन तत्पराणायाम योगाश भोगाश करस्तुवा की महिमा प्रतिष्ठित हुई। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में सहायता दी। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है अशोक के फूल और लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बौद्ध धर्म में कालांतर में आए परिवर्तनों का उल्लेख करते हुए लेखक का कहना है कि बौद्ध धर्म में बाद में सुंदरी का योग भोग का साधन समझा गया। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद क्या किया। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद क्या किया। तो भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी। चौथा प्रश्न है कि बोधिसत्वों का शिरोमणि कौन बन गया। तो वज्रपाणि नामक देवता बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। पांचवा प्रश्न है, बोधिसत्व और अभिसार शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बोधिसत्व का अर्थ है संसार रूपी सत्य का बोध हो गया और अभिचार का अर्थ है टोना टोटका झाड़ फूक। तो इस प्रकार आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। 5 प्रश्न 2 नंबर के, तो आपको 10 नंबर यहाँ से मिलेंगे। चौथा प्रश्न है पद्यांश। तो निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश भी यहाँ पे आपको 10 नंबर का आने वाला है। यहाँ भी आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक पद्यांश इसमें करना होगा। 2 ऑप्शन में दिए जाएंगे। पहला पद्यांश है, कोई प्यारा कुसुम कुमला गे में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूँ देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लान हो कमल पक को चूमना चाहती है। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताना है। तो पाठ का नाम है पवन दूतिका और इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इस प्रकार आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित अंश पूरा ही करना है, चारों लाइन को व्याख्या करना है इसको। तो राधा कहती है कि हे पवन, कृष्ण के घर पहुंचकर यदि कोई मुरझाया हुआ सुंदर फूल वहां पड़ा मिल जाए तो उसे प्रिय कृष्ण के चरणों में लाकर डाल देना। इस प्रकार उन्हें यह बता देना कि इसी फूलों की तरह विरह में मुरझाई हुई एक तरुणी राधा आपके कमल समान कोमल चरणों को चूमना चाहती है। शायद उस मुरझाया फूल को देखकर भी उन्हें मेरी याद आ जाए। तीसरा है, राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डाल देने के लिए कह रही हैं। तो राधा पवन दूतिका से कह रही हैं कि मुरझाए हुए पुष्प को श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना। चौथा प्रश्न है, मुरझाए पुष्प की उपमा किससे की गई है। तो मुरझाए पुष्प की उपमा राधा के मुरझाए हुए उदास मन से की गई है। पांचवा प्रश्न है, श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों को कौन चूमना चाहता है। तो श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों को राधा चूमना चाहती हैं। अथवा में अगर आपको ऊपर का पद्यांश नहीं आता है तो अथवा वाला आप चूज कर सकते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, खग कुल कुल सा बोल रहा, किसले को अंचल डोल रहा, लोया लती का भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम बताना है। पहला प्रश्न, तो पाठ का नाम है गीत, लहर काव्य संग्रह से है और कवि के नाम है इसके जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो ऊपर दिए गए रेखांकित अंश जो 3 लाइन है इसकी व्याख्या नीचे लिखी गई है। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, रात बीत गई है, अतः तेरा जागना ही उचित है। गगन रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका नक्षत्र रूपी घड़े को डुबो रही है, अर्थात समस्त नक्षत्र प्रभात के आगमन के कारण आकाश में लीन हो गए हैं। आकाश रूपी पनघट पर कौन तारा रूपी घड़े को डुबो रहा है।
गा वाला प्रश्न है, आकाश रूपी पनघट पर कौन तारा रूपी घड़े को डुबो रहा है? तो आकाश रूपी पनघट पर उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। घा वाला प्रश्न है, खग कुल कुल सा बोल रहा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो खग कुल कुल सा बोल रहा पंक्ति में कुल शब्द 3 बार आया है। प्रथम योग में कुल का अर्थ है समूह, जबकि दूसरे एवं तीसरे प्रयोग में कुल का अर्थ है कलरव। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है भाई? श्लेष अलंकार है। ठीक है, इस काव्यांश में किस समय का वर्णन है? तो इसमें प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे देखिए, एक गद्य और एक पद्य के लेखकों का में से किसी एक का 3 ऑप्शन में मिलेंगे। किसी एक का आपका जीवन परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालना है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल, APJ अब्दुल कलाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसमें से एक आप तैयार कर लेना। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, एक कवि। तो 3 कवि का आएगा, एक कवि का आपको लिखना होगा। ठीक है, एक कवि का आपको लिखना होगा। फिर बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए, ये मैं आपको कहानी बता चुका हूँ। पंचलाइट और खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, 5 नंबर का ये आएगा। ये इसके साथ अथवा में कोई भी आप चूज कर सकते हैं। 7वां प्रश्न आपका स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक प्रश्न आएगा। जो आपने खंड काव्य पढ़ रखा है उसके हिसाब से एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा, ये भी 5 नंबर का आपका आएगा। फिर बच्चों उसके बाद यहाँ पे खंड खा जो आ जाता है वो अनिवार्य संस्कृत का पार्ट आ जाता है। इसमें भी एक गद्य और एक पद्य आता है। ठीक है, तो पहला 8वां का है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तत् कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोज्यम प्राहदेव, ये लिख रखा है यहाँ पे। इसको हमें संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के भोजस्योदार्यम नामक पाठ से अवतरित है और इसका हिंदी में अनुवाद आप इसको सीख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अथवा में ये दे रखा है। ठीक है, इसका भी आपका अनुवाद बताना है और इसका मैं बता दे रहा हूँ कि ये प्रस्तुत गद्यांश इसका संदर्भ क्या है। ये संस्कृत भाषाया महत्व नामक पाठ से ये लिया गया है। ठीक है, फिर इस प्रकार आपका गद्यांश हो गया। किसी एक गद्यांश को करना है। गद्यांश आपका कितने नंबर का आ रहा है बच्चों? 7 नंबर का। इसी प्रकार पद्यांश भी आपका 7 नंबर को एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन में होंगे, एक ही करना होगा। परोक्षे कार्य हंताराम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वज्रेंतादृशम मित्रम विश्वकुंभम पयोमुखम। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं इसका अनुवाद और संदर्भ बता देता हूँ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाष रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद की बात करें तो पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले तथा सम्मुख प्रिय यानी कि सामने मीठा बोलने वाले मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। अथवा में अगर आपको ऊपर का अर्थ नहीं आता है तो आप अथवा वाला चूज कर सकते हैं। अथवा में है, निंदतु नीति निपुणा यदि वा स्तुवंतु लक्ष्मी माँ विस्तु गच्छतु या यथेश्चंद। ठीक है, यह आपका श्लोक है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाष रत्नान नामक पाठ से ही अवतरित है। इसका हिंदी में अनुवाद है, नीति में दक्ष लोग निंदा करें या स्तुति, चाहे लक्ष्मी आए या स्व इच्छा से चली जाए, मृत्यु आज ही आए या फिर युगों के पश्चात, धैर्यवान पुरुष न्याय पथ से थोड़ा भी विचलित नहीं होते हैं। तो ये इसका अर्थ हो गया। फिर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो आपके पाठ के आधार पर यहाँ पे 4 नंबर के प्रश्न उत्तर आते हैं। तो पहला प्रश्न है, के न्यायात पथातम पदम न प्रज्वलंती। तो धीरा न्यायात पथातम पदम न प्रज्वलंती। दयानंदा कीदृश प्रदीपा प्रज्वलति। तो दयानंदा ज्ञानमय प्रदीपा प्रज्वलति। प्राणी सेवा कस्य स्वभाव आसीत। तो प्राणी सेवा माल वीयसस्य स्वभाव आसीत। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका शांत रस अथवा करुण रस यानी रस, छंद और अलंकार। ठीक है, रस से, अलंकार से और छंद से यानी चौपाई कुंडलिया, ये आपका 2 6 नंबर का आता है। तो रस, छंद, अलंकार आप प्रिपेयर कर लेना। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो बेरोजगार की समस्या और निबंध के मैं 10 टॉपिक आपको करवा दूंगा, वहाँ से आपके प्रश्न यहाँ से फंस जाएंगे। चैनम का संधि विच्छेद है तो चे प्लस अनम। ठीक है, निश्चल का संधि विच्छेद यानी कि आपको यहाँ पे 1 2 3 नंबर का आपका संधि विच्छेद आ रहा है और समास विग्रह आपको आ रहा है 2 नंबर का, ये तैयार करना है। और उसके अलावा आपको पत्र तैयार करना है। जैसे कि 13वां प्रश्न है, सड़क की दुर्घटना में घायल मित्र को सांत्वना देते हुए पत्र लिखिए। या फिर विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने छोटे भाई बहन को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। ठीक है, उसके बाद 14वां प्रश्न आता है, धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए, 1 नंबर का। ठीक है, और फिर रेखांकित पद में किसी पद में प्रयुक्त विभक्ति संबंधी का नियम उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 2 3 4 हो गया 4 2 6 7 8 9
9 नंबर की आपकी जो संस्कृत से है ग्रामर पूछी जाती है, और ये आपका हिंदी साहित्य में यही जो है अलग होता है। बाकी आपका सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी सेम होती है। बस साहित्यिक हिंदी में जो ये ग्रामर वाला पोर्शन होता है थोड़ा टफ होता है। ग्रामर वाला पोर्शन के क्वेश्चन मैं एक साथ करवाऊंगा, जिससे आपका प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सभी बच्चों वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।